हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ईथर्स। ईथर्स को बनाने के तरीके। सबसे पहला इसमें मेथड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से हम ईथर कैसे बना सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। इसी चैप्टर में हमने पढ़ा जब हम एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं तो उससे एल्कीन बन रही थी, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी, कंडीशन थी, वो अलग थी। एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अगर हमें ईथर बनाना है तो उसके लिए कंडीशन कुछ और होंगी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। Alcohols undergo dehydration in the presence of protic acid H2SO4 H3PO4। एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में, जैसे कि H2SO4 H3PO4। प्रोटिक एसिड यानी जो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हो, प्रोवाइड कराते हो। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनेगी या फिर ईथर बनेगा, ये डिपेंड करता है रिएक्शन की कंडीशन पर। रिएक्शन में कौन सी कंडीशन दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन। एट 413 केल्विन इथोक्सी-इथेन इज द मेन प्रोडक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, अगर इथेनॉल को 443 केल्विन पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो वो इथीन बना रहा है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर 443 केल्विन दिया गया है तो वो इथीन प्रोड्यूस करेगा। अगर इथेनॉल को हम 413 केल्विन पर डिहाइड्रेट कर रहे हैं तो क्या बनता है, इथोक्सी इथेन बनता है, यानी ईथर बनता है। बस ये टेम्परेचर का खेल है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है CH3CH2OH इथेनॉल दिया गया है। H2SO4 के प्रेजेंस में हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं 443 केल्विन में, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये इथीन बना देगा, एल्कीन बना देगा। लेकिन अगर हम इथेनॉल को H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन पर डिहाइड्रेट कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर दिया, लो कर दिया, 413 केल्विन, तो ये क्या करता है, इथेनॉल से इथोक्सी इथेन बनता है, यानी ईथर का प्रोडक्शन होता है। तो ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईथर को बनाने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 443 जिससे इथीन बन रहा, टेम्परेचर लो किया गया तो ईथर बना। तो ईथर बनाने के लिए अल्कोहल से लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, इथेनॉल को अगर हमें ईथर में कन्वर्ट करना है तो जो ये इथेनॉल हम लेते हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें नहीं होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है ये ज़्यादा क्राउडेड नहीं होना चाहिए। सिंपल प्राइमरी अल्कोहल हमारा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट लो टेम्परेचर, दूसरा पॉइंट इथेनॉल क्राउडेड नहीं होना चाहिए, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, ये सिंपल होना चाहिए जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल है। अगर इस तरीके से दे दिया जाए, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये OH, ये टर्शरी अल्कोहल है। और आप देख सकते हैं ये कितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इस अल्कोहल पर। यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, तो इसको ईथर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो आपको ये याद रखना है। अब ये ईथर किस तरीके से बनता है अल्कोहल से, उसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। सिंपल मैकेनिज्म है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज ए न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन SN2 इन्वॉल्विंग द अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल एज इंडिकेटेड बिलो। तो ईथर जब हम अल्कोहल से बनाते हैं तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल जाकर अटैक करता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, जब हम अल्कोहल से ईथर बनाते हैं तो इसके दो यूनिट लेते हैं। अल्कोहल के हम 2 यूनिट लेंगे तब जाकर हमारा ईथर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया, अल्कोहल की एक यूनिट ली CH3CH2OH, और एसिडिक मीडियम हम ले रहे हैं, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ले रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ये हमें कहाँ से मिल जाएंगे, एसिड से मिल जाएंगे। तो अल्कोहल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उसके पास
लोन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो आपको पता है। और जो ये H पॉजिटिव है इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा देता है, जिससे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाता है, जैसे कि CH3CH2OH। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराए तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया। तो यहाँ पर इथेनॉल का प्रोटोनेशन हो गया, यानी इथेनॉल जो अल्कोहल है इथेनॉल, उसको एक प्रोटोन मिल गया, तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा बन गया। पहला रिएक्शन मतलब पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हमारा दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ईथर को बनाने में हम 2 यूनिट ले रहे हैं, पहली यूनिट से तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब दूसरी जो यूनिट है हमारे पास इथेनॉल की CH3CH2OH, वो क्या करेगी, वो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर अटैक करेगी। अब कैसे अटैक करेगी, अब आपको पता है ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ये कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे जो ये कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये इस अल्कोहल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दूसरे इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन को प्रोवाइड करा देगा, कार्बन को डोनेट कर देगा, क्योंकि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यहाँ से जो दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको पूरे के पूरे अपनी तरफ खींच लेगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। H2O के रूप में ये बाहर निकल गया। अब बचा ये जिससे ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ चुका है, तो CH3CH2 CH3CH2। अब ये वाला ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इधर ये इससे CH3CH2 CH2 CH3 ये वाला जुड़ा हुआ है, प्लस एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जुड़ गया। अब बात आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन को भी अनस्टेबल कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के ये अपनी तरफ खींच लेगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, हमारा ईथर बन जाएगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो ये ईथर बन गया हमारा CH3CH2O CH2CH3, और H पॉजिटिव के रूप में ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। ये H पॉजिटिव अब क्या करेगा, किसी और इथेनॉल के मॉलिक्यूल को फिर से उस पर अटैक करेगा, फिर से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा, फिर से इस तरीके से हमारे और ईथर बनेंगे और H पॉजिटिव बाहर निकलता चला जाएगा। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म था। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अल्कोहल की हम 2 यूनिट लेते हैं, ये अल्कोहल की पहली यूनिट, H पॉजिटिव यहाँ पर एसिडिक मीडियम से हमें मिल गया, तो ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन ने इसको डोनेट कर दिया है। ऑक्सीजन जब इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे जाकर जुड़ जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा बन गया। दूसरा स्टेप, अल्कोहल की दूसरी यूनिट आएगी। ये दूसरी यूनिट क्या करेगी, जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसके ऊपर अटैक करेगी, इसके ऊपर। अब कैसे, ऑक्सीजन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अनस्टेबल बना रहा है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर मौजूद है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमारा ये बन जाएगा। कैसे, CH3CH2OH तो है ही, इस OH के साथ ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ गया, CH2CH3 इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट किए।
थर्ड स्टेप, ये वाला हमारा जो इंटरमीडिएट है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको अनस्टेबल बना रहा है। तो ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमारा ये ईथर बन जाएगा। तो सिंपल मैकेनिज्म है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एन एल्कीन इज आल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। यहाँ पर अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन हो रहा है जिससे ईथर बन रहा है। अगर अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन हो और एल्कीन बने तो वो भी ईथर की जो सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है उसके साथ जुड़ी हुई है। द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स ओनली। अब जो ये हमने डिहाइड्रेशन का मेथड पढ़ा, ये जो मेथड्स है ये मेथड उन्हीं ईथर्स को बनाने के लिए सूटेबल है जिनके पास सिर्फ प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स हों। सेकेंडरी और टर्शरी ईथर्स को बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड एंड द टेम्परेचर बी केप्ट लो। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। जो इसमें हम अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं ईथर बनाने के लिए वो अनहिंडर्ड होना चाहिए। अनहिंडर्ड का मतलब क्राउडेड नहीं होना चाहिए, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर भी हमें कम रखना है, तभी ईथर बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो एल्कील बन जाएगा। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रखेंगे और ये जो एल्काइल ग्रुप है वो हिंडर्ड ले लेंगे यानी जो क्राउडेड ले लेंगे तो उससे क्या बनेगा, एल्कीन बन सकता है। द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। अगर हम अल्कोहल टर्शरी या सेकेंडरी ले लें, हिंडर्ड यानी जिसमें क्राउडेड अल्कोहल ले लें, तो उस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन होती है। इसके बारे में हम हायर क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। However, the dehydration of secondary and tertiary alcohol to give corresponding ethers is unsuccessful, as elimination competes over substitution and as consequence alkenes are easily formed. तो अगर हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल्स ले रहे हैं उसमें जो डिहाइड्रेशन होता है जिससे कि ईथर बने वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। अनसक्सेसफुल क्यों होता है, क्योंकि उससे एल्कीन बन जाती है। और टर्शरी और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में सब्स्टिट्यूशन के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो वहाँ पर एल्कीन बनेगी। तो हमें प्राइमरी अल्कोहल लेना है और उसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। और इसमें पूछा गया है कि जो बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो इथाइल मिथाइल ईथर बनाने के लिए जरूरी क्यों नहीं है, अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है। अब इसमें अगला मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। नेमिंग है, इंपॉर्टेंट है। इट इज एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है ये एक इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों टाइप के बना सकते हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा ये वाला मेथड डिहाइड्रेशन से, इसमें तो बस सिमेट्रिकल ईथर्स बन रही थी। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो ग्रुप हैं वो सेम होने चाहिए, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5। तो डिहाइड्रेशन मेथड से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बन रही थी। अगर हमें अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने हैं तो हमें विलियमसन सिंथेसिस मेथड का इस्तेमाल करना है। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो विलियमसन सिंथेसिस मेथड में क्या किया जाता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं, जब जाकर हमारा सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों टाइप के बन सकते हैं। अब देखिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या करेंगे। ये हमने लिया एल्काइल हैलाइड RX और ये हमने यहाँ पढ़ लिया सोडियम एल्कोक्साइड यानी RONA। यहाँ पर R डैश लिया है तो R-ONA यानी ये R ग्रुप R डैश ग्रुप अलग अलग है। तो हमने क्या किया, इसमें एल्काइल हैलाइड लिया और यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो जिससे हमारा ईथर बनता है और NaX बाहर निकल जाता है। वो कैसे, क्योंकि आपको पता है जो RX होता है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ RX यानी एल्काइल हैलाइड, ये पोलर होता है, यानी जो यहाँ पर हेलोजन एटम होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं
किसी भी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसके पास जो लोन पेयर है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन की सहायता से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस एल्काइल ग्रुप के साथ जाकर जुड़ जाता है। और यहाँ पर जो ये एक्स है, एक्स का यानी हेलोजन, हेलोजन आपको पता है काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आर के साथ ये आर आर डैश ओ जुड़ा, तो हमारा बना आर ओ आर डैश, यानी ईथर बना, और NaX यहां से ये बाहर निकल गया। ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप सेकेंडरी और टर्शरी मे आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऐसे ईथर्स जिनमें सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स हों, यानी सेकेंडरी या फिर टर्शरी ईथर्स, ये भी इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से सेकेंडरी या टर्शरी ईथर्स नहीं बनाए जा रहे थे, लेकिन विलियमसन सिंथेसिस से हम बना सकते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। इसमें भी वही होता है, जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के ऊपर अटैक करता है और इसमें SN2 रिएक्शन होती है, जैसा कि यहां पर दिया गया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो हमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेना है। यहाँ पर हमें ज़्यादा क्राउडेड एल्काइल हैलाइड नहीं लेना है। ये सोडियम एल्कोक्साइड है, ये हम कितना भी क्राउडेड ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो एल्काइल हैलाइड है ये हमें ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, ज़्यादा क्राउडेड नहीं लेना है। ये हमें सिंपल एल्काइल हैलाइड लेना है। वो क्यों? अगर हम यहाँ पर क्राउडेड एल्काइल हैलाइड ले लेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस में जो एल्काइल हैलाइड लेते हैं वो प्राइमरी लेना है, सिंपल लेना है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं लेना है। बाकी बची इसकी बात, ये कितना भी क्राउडेड ले सकते हैं, सिंपल भी ले सकते हैं, क्राउडेड भी ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर क्राउडेड लिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमने सोडियम एल्कोक्साइड लिया और यहाँ पर ये हमने एल्काइल हैलाइड लिया। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो इसका ये CH3 ग्रुप है एल्काइल हैलाइड का, उसको ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने साथ जोड़ लेगा। बाकी बचा ये Br, ये क्या करेगा, अपने यहाँ से, अच्छा लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपने यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम के साथ NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ईथर बन गया। ये देखिए CH3C CH3 CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये CH3 यहाँ पर जुड़ गया, तो ये हमारा ईथर बना और ये NaBr यहाँ पर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कितना क्राउडेड ईथर बन रहा है। तो ये सिर्फ विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस से ही बनाया जा सकता है, इतना क्राउडेड ईथर। बस उसमें हमें क्या करना है, एक बात याद रखनी है, सोडियम एल्कोक्साइड तो हमें क्राउडेड लेना है, सिंपल भी ले सकते हैं, क्राउडेड भी ले सकते हैं। ये हमें एल्काइल हैलाइड किसी भी हालत में क्राउडेड नहीं लेना है। ये अगर हम क्राउडेड ले लेंगे तो एल्कीन बन जाती है, ईथर हमारा नहीं बनता। तो सिंपल रिएक्शन है। बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। वही बात आ गई, ईथर बनने के जो बेटर रिजल्ट हैं वो तब ऑब्टेन किए जाते हैं जब हमारा एल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो। इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन कंपीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। अगर हम सेकेंडरी, ये एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या फिर टर्शरी ले लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन अगर होगी तो ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा। If a tertiary alkyl halide is used, an alkene is the only reaction product and no ether is formed. अगर हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो उसमें एल्कीन बनती है और कोई भी ईथर नहीं बनता। बस इसका खास ख्याल रखें, ये प्राइमरी लेना है, सेकेंडरी या टर्शरी नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर द रिएक्शन ऑफ CH3ONa विद CH3 का होल थ्राइस CBr गिव्स एक्सक्लूसिवली 2-मिथाइल प्रोपीन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें इसकी सोडियम मिथॉक्साइड की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं, टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो उसमें आप देखिए हमारा क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट 2-मिथाइल प्रोपीन बनता है, यहाँ पर ईथर नहीं बनता। देखिए ये हमने लिया टर्शरी एल्काइल हैलाइड, क्राउडेड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम मिथॉक्साइड के साथ,
तो यहाँ पर हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन बना, 2 मिथाइल प्रोपीन बना, NaBr निकल गया और मिथेनॉल निकल गया। यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हमने एल्काइल हैलाइड यहाँ पर टर्शरी लिया था। प्राइमरी होता तो बन जाता हमारा ईथर, सेकेंडरी और टर्शरी में नहीं बनता है। ये हमें एल्काइल हैलाइड किसी भी हालत में स्टेरिक मतलब क्राउडेड नहीं लेना है। ये कितना भी क्राउडेड ले सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये रिएक्शन कैसे हुई ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इस CH3 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ CH2H, इस हाइड्रोजन को एक मैं ऐसे लिख लूँ, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो ये ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है। ऑक्सीजन को करना था इस कार्बन पर अटैक, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कार्बन के चारों तरफ कितनी भीड़ है, कार्बन के चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता। किसके कारण? इस क्राउडेड के कारण, इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। अगर कार्बन पर अटैक कर देता तो तब तो ईथर बन जाता। लेकिन ये ऑक्सीजन करता क्या है, जो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है इसके ऊपर जाकर अटैक करता है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस CH2 से खींच लेगा, इस CH2 से बाहर निकाल लेगा, जिससे ये CH3O और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मेथेनॉल के रूप में CH3OH के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ से तो ये हाइड्रोजन निकल गया क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके ऊपर अटैक किया, और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 5 बॉन्ड बना रहा है। ये 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, और जो ब्रोमीन है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, अपने दोनों के दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा, और ब्रोमीन यहाँ से सोडियम के साथ NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, और हमारा ये बचा यहाँ पर एल्कीन, हमें ये एल्कीन मिल जाएगी। एक बार फिर से तेजी से बता देता हूँ। CH3 को मैंने लिख लिया CH2H। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन पर अटैक करने के बजाय कार्बन पर क्यों नहीं अटैक करेगा, क्योंकि इसके कार्बन के चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और इस हाइड्रोजन को बाहर निकालकर मिथेनॉल के रूप में CH3OH के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस कार्बन से हाइड्रोजन एक बाहर निकल गया, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन गया, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा ये Br अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा, और NaBr सोडियम के साथ NaBr के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ से ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल गया, और ये हमें जो एल्कीन है यहाँ पर ये मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एलिमिनेशन हो रहा है ना कि सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एल्कीन बनती है ना कि ईथर। It is because alkoxide are not only nucleophile but strong bases as well। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एल्कोक्साइड जो ये होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होते बल्कि स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। दे रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड लीडिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, बेस के रूप में एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर ये क्राउडेड लिया गया। अब ये एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ आ जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ड ब्यूटाइल इथाइल ईथर। जो हमने ये नीचे रिएक्शन दी गई है ये एक सही रिएक्शन नहीं है टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर को बनाने के लिए। पहला, हमें इसका क्या करना है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। जो ये गलत रिएक्शन लिखी गई है इसका हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। दूसरा, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर। टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर को बनाने के लिए एक सुटेबल रिएक्शन हमें लिखनी है। ये रिएक्शन आप गौर से देखिए, यहाँ पर ये लिया गया सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa, और यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड लिया गया वो टर्शरी लिया गया, क्योंकि ये वाला कार्बन जिससे क्लोराइड एटम जुड़ा हुआ है वो CH3 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा हुआ, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और यहाँ पर प्रोडक्ट बना गया ईथर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है तभी ईथर बनेगा, एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी है, टर्शरी है, वहां पर ईथर नहीं बनेगा। यहां पर एल्काइल हैलाइड बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो यहां पर ईथर नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। वो कैसे मैं बता चुका हूं। इस CH3 को मैं क्या लिख लूँ, CH2,
एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर जोड़ दिया आसान करने के लिए। तो अब क्या होगा, ये एल्काइल हैलाइड टर्शरी है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और C2H5OH के रूप में, इथेनॉल के रूप में बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बना तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है और NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये लिखकर मैं बता देता हूँ, CH3 C, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बना, 1 2 3, नेमिंग दे दी। ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा, नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी क्योंकि डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है। 1 2 और ये 3 कार्बन की चेन बन रही है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन का मतलब और डबल बॉन्ड ही है तो प्रोपीन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन इसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये कैसे बना ये मैं आपको बता चुका हूँ। मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। वो क्यों, क्योंकि एल्काइल हैलाइड टर्शरी है। इट इज़ बिकॉज सोडियम मिथॉक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सोडियम मिथॉक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो है ही साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी है। दस एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीडोमिनेट ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दबा देगी। कहने का मतलब है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, हमारा प्रोपीन बनेगा। अब सेकंड पार्ट इसका, हमें टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर को बनाने के लिए एक सुटेबल रिएक्शन लिखनी है। वो सुटेबल रिएक्शन क्या होगी, गौर से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, टर्ट ब्यूटाइल सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड हमने यहाँ पर लिया। अब हमने क्या किया, बस उल्टा कर दिया। जो ये वाला ग्रुप था हमारा, ये मैं ऊपर बता देता हूँ, जो ये वाला ग्रुप था हमारा ये हमने ले लिया अब इस ONA के साथ, तभी तो टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर हमारा बनेगा। तो ये वाला ग्रुप हमने ONA के साथ ले लिया और जो ये C2H5 है ये क्लोराइड के साथ ले लिया, तब जाकर हमारा सही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी हो जाएगा। ये तो हम कैसा भी ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कितना भी क्राउडेड वाला ले सकते हैं। तो हमने लिया सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई इथाइल क्लोराइड के साथ या क्लोरो इथेन के साथ। अब इसमें देखिए, इसमें होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें ये ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि जो ये वाला है प्राइमरी है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। इस कार्बन पर अटैक करने के बाद इसको अपने साथ जोड़ लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, और जो ये क्लोरीन है यहाँ से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा और NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से ये NaCl के रूप में बाहर निकल गया। जो ये वाला ग्रुप हमारा बचा, ये वाला ग्रुप ये ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए CH3C CH3 ये वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर C2H5 जुड़ गया। तो ये क्या हमारा बना, ये बना हमारा टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर, क्योंकि इधर ये टर्ट ब्यूटाइल है, इधर ये हमारा ईथर है, इथाइल ग्रुप है, और बीच में ये ऑक्सीजन है तो ईथर लगा रहे हैं। तो इसका एक कॉमन नेम क्या हुआ, टर्ट ब्यूटाइल इथाइल ईथर हमारा बन गया। ये इसकी ट्रू रिएक्शन है, सही रिएक्शन है। Phenols are also converted to ether by this method. In this phenol is used as phenoxide moiety. Phenols भी हम इस मेथड से बना सकते हैं। फिनोल्स नहीं बनाते, फिनोल का इस्तेमाल करके भी हम ईथर बना सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड से। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनोल को पहले फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर फिनोक्साइड आयन को एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम फिनोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करा के ईथर बना देते हैं। वही रिएक्शन है, सिंपल है। फिनोल की रिएक्शन हमने पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई, तो इससे हमारा सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। ये तो हम कई बार देख चुके हैं पिछली रिएक्शन में भी। इस सोडियम फिनोक्साइड को हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन एल्काइल ग्रुप पर या कार्बन पर अटैक करता है, इसको अपने साथ जोड़ देता है, जिससे ये हेलोजन एटम है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये अपनी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेगा और NaX के रूप में सोडियम के साथ बाहर निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा, R ग्रुप जाकर जुड़ा, तो ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया।
ये हमारा यहाँ से ईथर का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल रिएक्शन है, बस यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को इस बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दिया गया। वही रिएक्शन है इसमें भी। इसमें हम सोडियम फिनोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ईथर हमारा बन जाता है।